Hello friends, I am Sanjay and I welcome you once again to Agriculture Education Station। दोस्तों, जैसा कि मैं हर बार स्टडी से रिलेटेड टॉपिक आपके लिए लेकर आता हूं, लेकिन इस बार मैंने एक समस्या जो स्टूडेंट की आ रही है वो महसूस की है कि हर साल इंस्टीट्यूट्स खुले रहते थे एग्रीकल्चर के, तो किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट होता था, करियर से रिलेटेड उनको गाइडलाइन चाहिए होती थी, तो वो इंस्टीट्यूट्स में जाकर इंस्टीट्यूट वाले से भली बाती वो समझ लेते थे कि एग्रीकल्चर में क्या जॉब है, क्या स्कोप है, या मुझे एग्रीकल्चर से बीएससी करनी चाहिए, या मुझे नीट करनी चाहिए, मेडिकल लाइन में जानी चाहिए, इंजीनियरिंग लाइन में जानी चाहिए। तो ये जो तमाम जो सवाल है, इनके जवाब इंस्टीट्यूट्स जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे इजीली उनको मिल जाते थे। लेकिन इस बार समस्या भयंकर है, स्थिति विपरीत है कि लॉकडाउन चल रहा है, इंस्टीट्यूट सब बंद है। तो क्लासेस तो खूब इंस्टीट्यूट वाले चला रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस खूब चल रही है, एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, केमिस्ट्री जो भी सब्जेक्ट हैं उनकी सबकी क्लासेस चल रही है, लेकिन उनको ये बताने वाला नहीं मिल रहा कि एग्रीकल्चर में क्या स्कोप है, क्या फ्यूचर स्कोप है। तो ये जो सारी चीज़ें हैं मैं आज एक कंपैरिजन टाइप में आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि हम अगर बायोलॉजी से बीएससी करें, बीए करें, मैथ से बीएससी करें तो हम क्या कर सकते हैं, अगर हम एग्रीकल्चर से बीएससी करें तो क्या कर सकते हैं, क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या भविष्य में हमें हमारी लाइफ कैसी होगी, हम क्या क्या बन सकते हैं। तो ये जो तमाम सवाल है इनका जवाब मैं आज इस सेशन में देने वाला हूँ, और आपको अच्छी तरह से सारे डाउट्स क्लियर करते हुए बोर्ड पे मैटर लिखा कर आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगा। डेफिनेटली आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी एक छोटी सी आपसे गुजारिश है कि अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके और आपसे ये वीडियो जो है वो मिस ना हो। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रोग्राम। दोस्तों, मैंने फॉर एग्जांपल यहाँ दो स्टूडेंट लिए हैं, एक एक्स स्टूडेंट, सेकंड इज वाई स्टूडेंट। ये इन दोनों की हेल्प से मैं आपको ये जो स्कोप्स है वो कम्प्लीटली समझाने की कोशिश करूँगा। इससे पहले इनकी हम बात करें, इससे पहले एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि दो व्यक्ति है, या अपन ये भी मान सकते हैं कि एक्स स्टूडेंट और वाई स्टूडेंट दोनों अलग अलग पर्सन है। एक जो है वो प्योर वेजिटेरियन है और सेकंड इज़ नॉन वेजिटेरियन। प्योर वेजिटेरियन है वो सिर्फ वेज ही खाएगा, नॉन वेज नहीं खाएगा, मतलब वो शाकाहारी चीज़ें ही खाएगा, मांस नहीं खाएगा। एंड सेकंड इज़ नॉन वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन जो है वो वेज भी खा सकता है और नॉन वेज भी खा सकता है, ये डिपेंड करेगा उसकी इच्छा पे। अगर उसकी इच्छा है तो वो नॉन वेज खा सकता है, अगर उसकी इच्छा है कि मुझे नॉन वेज नहीं खाना तो मैं वेज खा सकता हूँ, तो वो वेज भी खा सकता है। तो ये जो एग्जाम्पल है इसका क्लैरिफिकेशन मैं लास्ट में करूँगा कि मैंने ये एग्जाम्पल क्यों दिया था, और ये जो एग्जाम्पल है वो काफ़ी कारगर सिद्ध होगा इस मैटर को समझाने के लिए। तो हम यहाँ आते हैं एक्स स्टूडेंट और वाई स्टूडेंट दोनों जो है वो 12th क्लास में स्टडी कर रहे हैं, राइट। 12th क्लास में दोनों स्टडी कर रहे हैं। वाई स्टूडेंट 12th कंप्लीट करने के बाद में अगर वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेता है, जैसे कि बीए, बायोलॉजी से बीएससी, या मैथ से बीएससी, या बीकॉम, राइट। अगर इनमें एडमिशन लेना चाहे तो उसके लिए वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है, ठीक है, वहाँ पर कोई टेस्ट नहीं होता है। जैसे अगर वो बीए में एडमिशन लेना चाहता है, जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पर जाए और सिंपली वो एडमिशन ले सकता है, राइट। बायो से बीएससी करना चाहता है, मैथ से बीएससी करना चाहता है, बीकॉम से बीकॉम करना चाहता है, तो सेम प्रोसीजर है। वो जो भी रिलेटेड जो कॉलेज है जहाँ पे वो एडमिशन लेना चाहता है वहाँ पे जाके वो इजीली अपना एडमिशन करवा सकता है, यहाँ तक उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, राइट। एंड सेकंड इज एक्स स्टूडेंट। एक्स स्टूडेंट अगर एडमिशन लेना चाहता है 12th कंप्लीट करने के बाद में बीएससी एग्रीकल्चर में एडमिशन लेने के लिए उससे जेट, ICR, BHU ये एक दीवार है। जेट, ICR, BHU एक दीवार है, इस दीवार को फाइट करना होगा। अगर इसको वो फाइट करता है तो उससे बीएससी एग्रीकल्चर जो 4 ईयर का जो डिग्री प्रोग्राम है उसमें एडमिशन उसको मिल सकता है। लेकिन वाई स्टूडेंट की अगर हम बात करें तो उसके यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसे
अपने डॉक्यूमेंट ले जाकर कॉलेज में एडमिशन लेना है। और सेकंड इज जेट ICAR BHU के टेस्ट देके उसको यहाँ पे BSc 4 ईयर में एडमिशन लेना है। ठीक है, अब इससे आप समझ सकते हैं यहाँ पे ये टर्निंग पॉइंट है, और टर्निंग पॉइंट पे आप समझ सकते हैं कि इसमें भीड़ इसमें ज़्यादा होगी या इसमें ज़्यादा होगी, राइट। इसमें यहाँ पे कोई बाउंडेशन नहीं है, जिसकी इच्छा है वो एडमिशन ले सकता है, लेकिन यहाँ पे टेस्ट के थ्रू छटनी होकर स्टूडेंट जाते हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पे जो भीड़ है वो कम होगी, राइट, लेकिन यहाँ पे जो भीड़ है वो ज़्यादा होगी। ठीक है, उसके बाद में जब BSc एग्रीकल्चर में एडमिशन X स्टूडेंट ले लेता है एंड Y स्टूडेंट जो है वो इनमें से कोई भी कोर्स, किसी भी कोर्स में वो एडमिशन ले लेता है ग्रेजुएशन के लिए। ठीक है, डिग्री उनकी चलती रहती है। 3 साल के बाद में आफ्टर कंप्लीटेशन ऑफ 3 ईयर्स, 3 ईयर कंप्लीट होने के बाद में Y स्टूडेंट की जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जाती है, लेकिन X स्टूडेंट की जो BSc या यूँ कहें कि ग्रेजुएशन है अभी रनिंग में है, उसकी कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे इसने एक फ़ायदा कर लिया कि उसका 1 साल उसने बचा लिया और इसके X स्टूडेंट से 1 साल पहले उसने ग्रेजुएशन जो है अपना कंप्लीट कर लिया। अब वो जो भी ग्रेजुएशन लेवल की वैकेंसीज है उनमें पार्टिसिपेट कर सकता है, लेकिन X स्टूडेंट अभी ग्रेजुएशन लेवल की जो भी वैकेंसीज है उनमें पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये यहाँ पे इसका ये लूज पॉइंट है, राइट। लेकिन आगे अब अगर 1 साल बाद में X स्टूडेंट की अगर BSc कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद में वो क्या करेगा, और Y स्टूडेंट की ग्रेजुएशन 3 साल बाद में कंप्लीट होने के बाद में वो क्या करेगा, ये हमारे लिए समझना है बहुत ज़रूरी, राइट। सबसे पहले हम बात करते हैं Y स्टूडेंट की। Y स्टूडेंट अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट करता है उसके बाद में जो एग्ज़ाम्स वो देता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स में भाग ले सकता है, कौन कौन से एग्ज़ाम्स की वो तैयारी कर सकता है, इसी चीज़ को हम आज समझ रहे हैं। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि प्राइवेट वो क्या कर सकता है। प्राइवेट जो भी कोई कैंडिडेट है, स्टूडेंट है, उसने आर्ट्स से BA कर रखा है, बायोलॉजी से BSc कर रखी है या BCom कर रखा है, अगर वो प्राइवेट जॉब की सर्चिंग करता है तो उसे, मेरे ख्याल से उसे एक ही चीज़ दिखती है, टीचिंग। कहीं स्कूल में जाकर वो टीचिंग करवा सकता है, और वहाँ पे टीचिंग करवाने के लिए भी उसे BSc या BSTC स्कूल वाले मांगते हैं। अगर वो होगी तो उसे स्कूल वाले अच्छी सैलरी दे सकते हैं। अदरवाइज़ मुझे ऐसा इनका स्पेशली कोई ऐसा कोई फील्ड नहीं दिख रहा कि वो वहाँ पे जॉब कर सकते हैं प्राइवेट में, राइट। लेकिन ये तो प्राइवेट तो हो गई टीचिंग लाइन में। और गवर्नमेंट की अगर हम बात करें तो गवर्नमेंट में वो जो फॉर्म भर सकते हैं, पार्टिसिपेट कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। इसमें जो वैकेंसीज है ये 12th से स्टार्ट हो जाती है, मतलब जो ग्रेजुएशन, ये ज़रूरी नहीं है कि ग्रेजुएशन नहीं हो। जैसे राजस्थान पुलिस है, उसका फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं ये Y स्टूडेंट। दिल्ली पुलिस है, दिल्ली पुलिस में जो भी SI कांस्टेबल, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल SI की तैयारी कर सकते हैं। आर्मी की वैकेंसी आती है उसमें वो फॉर्म भर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। ग्राम सेवक की तैयारी कर सकते हैं, पटवारी की तैयारी कर सकते हैं, RDC की तैयारी कर सकते हैं, लैब असिस्टेंट की तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ तक कि हम RS और IAS को भी मैंने यहाँ मेंशन किया है, ये RS और IAS की तैयारी भी कर सकते हैं। अगर वो चाहे कैंडिडेट तो रेलवे की प्रिपरेशन कर सकता है एंड SSC की प्रिपरेशन कर सकता है, राइट। ये जॉब्स मुझे नज़र आ रही है कि इन जॉब्स में ये Y स्टूडेंट अपनी किस्मत को आजमा सकता है और इनमें सेलेक्ट हो सकता है, राइट। लेकिन Y स्टूडेंट की बात करने के बाद में हम जाएंगे X स्टूडेंट कि उसके लिए सामने क्या अपॉर्चुनिटीज़ है, क्या स्कोप्स है। और इसकी बात करने से पहले एक बार इनकी भीड़ भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे SSC की अगर हम बात करें तो SSC में फॉर्म भरते हैं 3 करोड़। न्यूज़पेपर्स में आप पढ़ते होंगे, लास्ट टाइम पे एक वैकेंसी SSC ने रिक्रूट करवाई थी, उसमें 3 करोड़ फॉर्म भरे थे ऑल इंडिया में। अब उस 3 करोड़ की जो भीड़ है, वो गैदरिंग है, उसमें आप कैसे compete करते हो उनसे, कैसे सिलेक्ट हो पाते हो, ये आपको
विचारणीय ये बिंदु है कि आप कैसे सेलेक्ट करा पाओगे। रेलवे है, रेलवे में भी फॉर्म खूब भरे जाते हैं। अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में राजस्थान पुलिस का एक छोटा सा एग्ज़ाम होता है और राजस्थान पुलिस में फॉर्म भरते हैं 15 लाख, क्योंकि ये बेरोजगारों की भीड़ है राजस्थान में। 15 लाख जब भी कोई वैकेंसी आती है, चाहे वो 5000 की आए वैकेंसी, चाहे वो 2000 की आए और चाहे 10,000 की आए, 15 लाख के समथिंग फॉर्म फिल होते हैं, राइट। लेकिन हम एक्स स्टूडेंट की बात करें, अब कंप्लीटली हम आते हैं एक्स स्टूडेंट पे, इसकी बात करेंगे। यहाँ पे वाई स्टूडेंट की हमने बात कर ली कि इन वैकेंसीज में ये भाग ले सकता है। अब हम बात करते हैं एक्स स्टूडेंट की। एक्स स्टूडेंट की बीएससी कंप्लीट हो गई, उसके बाद में वो कौन कौन से एग्ज़ाम दे सकता है। सबसे छोटा जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट का एग्ज़ाम है वो है एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र। एग्रीकल्चर सुपरवाइज़र में एक्स स्टूडेंट भाग ले सकता है, राइट। इसके लिए क्वालिफिकेशन 12th में एग्रीकल्चर होना चाहिए। 12th में एग्रीकल्चर अगर है तो एक्स स्टूडेंट ये एग्ज़ाम दे सकता है। इसके अलावा एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जो पोस्ट होती है असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर की, एग्रीकल्चर ऑफिसर की, ये तीनों पोस्ट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में होती है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर ऑफिसर बीएससी लेवल पे रिक्रूट होती है एंड एग्रीकल्चर ऑफिसर एमएससी पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे रिक्रूट होती है, तो इनमें ये भाग ले सकता है। इसके बाद में फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई का नाम आपने सुना होगा। एफसीआई अपने आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, ये कोई वैकेंसी का नाम नहीं है। ये मैंने एक लाइन में यहाँ पे लिखी है, इसका मतलब ये नहीं कि इसको आप एक वैकेंसी के रूप में गिने। एफसीआई एक बहुत बड़ी संस्था है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, और इंडिया लेवल की संस्था है। इसमें वैकेंसी आती है और उसमें एग्रीकल्चर के जो बंदे हैं वो रिक्रूट होते हैं। अब एक संस्था है, जैसे राजस्थान पुलिस है, राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल की भर्ती आई है, अब वो एक भर्ती है। यहाँ पे हम एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की बात करते हैं, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की भर्ती आई है। अब एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की वो एक भर्ती है और एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट एक संस्था है। एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में कई पोस्ट आती है, इसी तरह फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में भी कई पोस्टें आती है, तो उनमें ये एक्स स्टूडेंट भाग ले सकता है। नेक्स्ट है सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, सीडब्ल्यूसी। सीडब्ल्यूसी भी एक संस्था है, ऑल इंडिया की संस्था है, और इसमें भी एफसीआई का जैसा सिस्टम है, इसमें भी वैकेंसी आती है। ऑल इंडिया की बहुत बड़ी संस्था है, इसमें भी वैकेंसी आती है। एग्रीकल्चर स्ट्रीम के जो बंदे होते हैं वो इसमें भाग ले सकते हैं। ग्रेजुएशन लेवल की, पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की अलग अलग वैकेंसीज आती हैं। इफ़को भी ऑल इंडिया की संस्था है। जैसे अपन जो खाद वगैरह लाते हैं, फर्टिलाइज़र वगैरह लाते हैं, इफ़को के बाज़ार में अवेलेबल होते हैं। तो इफ़को अपनी आप में एक बहुत बड़ी संस्था है, इसमें अलग अलग वैकेंसीज आती है, उनमें आप भाग ले सकते हैं। क्रिबको भी एक ऑल इंडिया की संस्था है और उसमें भी वैकेंसीज आती है, उनमें भी आप भाग ले सकते हैं। इसके बाद में नेशनलाइज्ड बैंक्स, जैसे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में एग्रीकल्चर ऑफिसर होता है, उसी तरह नेशनलाइज्ड जितने भी बैंक है उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है। ये जो पोस्ट होती है इसे अलग अलग बैंक्स में अलग अलग नाम दिया जाता है। जैसे किसी में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर कहा जाता है, किसी में रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर कहा जाता है, वो अकॉर्डिंग टू बैंक ये वेरिएट करता है, लेकिन हम सिंपली इसको एग्रीकल्चर ऑफिसर कह सकते हैं। ओके, तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट होती है वो हर नेशनलाइज्ड बैंक में एक एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट क्रिएट है। और अब आप देख सकते हैं कि कितने बैंक्स हैं, ऑल ओवर इंडिया में कितने बैंक्स हैं, कितने नेशनलाइज्ड बैंक है और उनमें वैकेंसीज आती रहती है, राइट। एंड सेकंड इज प्राइवेट बैंक्स। प्राइवेट बैंक्स का भी सेम सिस्टम है, जैसे नेशनलाइज्ड बैंक में एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है, उसी तरह से प्राइवेट बैंक्स में भी एग्रीकल्चर ऑफिसर की पोस्ट होती है, जो फार्मर्स को केसीसी देने का काम करते हैं, राइट। तो एग्रीकल्चर ऑफिसर की जो पोस्ट है प्राइवेट बैंक्स में, उनमें भी आप उस पोस्ट के अगेंस्ट भी आप भर्ती हो सकते हैं, प्राइवेट बैंक्स में आप जा सकते हैं। उसके बाद में है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर। हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की जैसे वैकेंसी अभी आई हुई है दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में वैकेंसी निकली हुई है हॉर्टिकल्चर ऑफिसर की, तो उसमें आप भाग ले सकते हैं एक्स स्टूडेंट। एंड सेकंड इज जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, जेएमओ ये जूनियर मार्केटिंग ऑफिसर, मार्केटिंग सेक्टर में ये वैकेंसी है। और इसमें एग्रीकल्चर वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिसने बीएससी एग्रीकल्चर से
या ग्रेजुएशन अगर कंप्लीट कर रखा है तो वो इसमें अप्लाई कर सकता है, राइट। नेक्स्ट है एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, ARO। ARO की वैकेंसी अगर आती है तो उसमें एक्स स्टूडेंट जिसने एग्रीकल्चर स्ट्रीम में MSc कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट कर रखी है, तो वो इसमें भाग ले सकता है। असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, असिस्टेंट एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर, एग्रीकल्चर रिसर्च ऑफिसर ARO के नीचे होता है ARO। ARO की वैकेंसी अगर निकलती है तो उसमें एग्रीकल्चर वाला बंदा भाग ले सकता है। इसके अलावा है जितनी भी राजस्थान में या यूँ कहें कि ऑल ओवर इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, उन यूनिवर्सिटीज़ में वैकेंसी आती है। जैसे हमारे राजस्थान में 5 यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर की, 5 में वैकेंसी आती है। अब उनमें कौन कौन सी वैकेंसीज होती है? असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, टेक्निकल असिस्टेंट, फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, लैब असिस्टेंट, सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट। तो ये जो वैकेंसीज होती हैं वो हर यूनिवर्सिटीज़ में ये वैकेंसीज होती है, और ये रिक्रूट जब होती है तो उनमें एग्रीकल्चर स्टूडेंट जो होता है जिन्होंने BSc कर रखी है, MSc कर रखी है, वो स्टूडेंट इनमें भाग ले सकते हैं, राइट। नेक्स्ट इज नेशनल सीड कॉरपोरेशन, NSC। नेशनल सीड कॉरपोरेशन एक इफ़को, सेंट्रल वेयर हाउस कॉरपोरेशन, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, क्रिवको, इनके जैसे ही एक संस्था है भारतीय बीज निगम, जिसको हिंदी में कहा जाता है। भारतीय बीज निगम में भी एग्रीकल्चर वाले कैंडिडेट्स हैं वो रिक्रूट होते हैं, उनकी वैकेंसीज आती है तो उनमें भी ये कैंडिडेट भाग ले सकते हैं। नेक्स्ट इज ASRB, एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड। एग्रीकल्चर साइंटिस्ट रिक्रूटमेंट बोर्ड ASRB भी समय समय पर जैसे यूनिवर्सिटीज़ में जैसे पोस्ट आती है, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, TA, फार्म मैनेजर, एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, इस तरह से ASRB में भी वैकेंसी आती है। और ये ऐसा ASRB मैंने सिंपली एक लाइन में लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये एक वैकेंसी का नाम है, वैकेंसी का नाम नहीं है, ये एक संस्था है जो रिक्रूट करवाती है, रिक्रूटमेंट कंप्लीट करवाती है। तो ऐसे इसमें कई पोस्ट होती है, जैसे ARS एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट की पोस्ट होती है। तो ये जो सारी जो वैकेंसीज होती है वो ये संस्था है वो कंप्लीट करवा सकती है, तो इनमें आप भाग ले सकते हैं एक्स स्टूडेंट, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर स्टूडेंट या एक्स स्टूडेंट प्राइवेट सेक्टर में कौन कौन से जॉब कर सकता है। प्राइवेट सेक्टर में सबसे पहले सबसे इजी जो जॉब है वो है सीड और फर्टिलाइज़र का लाइसेंस लेकर वो अपना ओवन बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, राइट। बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसके लिए सीड फर्टिलाइज़र का जो लाइसेंस होता है, इसके लिए आपको पता होगा कि इसमें लाइसेंस के लिए एग्रीकल्चर से BSc होना ज़रूरी है। तो एग्रीकल्चर से अगर BSc है तो सिंपली वो लाइसेंस लेकर खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। सेकंड इज किसान कॉल सेंटर, अगर ग्रेजुएट बंदा है तो वो किसान कॉल सेंटर में जॉब कर सकता है। JRF SRF प्रोजेक्ट, JRF SRF प्रोजेक्ट जो यूनिवर्सिटीज़ की यहाँ पे हमने बात की, ये जो यूनिवर्सिटीज़ है इन यूनिवर्सिटीज़ में जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है, किसी भी कोई रिसर्च करना है, रिसर्च का कोई प्रोजेक्ट है, तो वो प्रोजेक्ट जब आता है तो उसमें JRF SRF की पोस्ट रिक्रूट की जाती है, टेंडर पे बंदे लिए जाते हैं, उनमें ये काम करके, उनमें ये जॉब करके अच्छी एक सैलरी ले सकते हैं। इसके अलावा हाईटेक एग्रीकल्चर, अगर किसी को बिजनेस ही करना है, कोई नौकरी नहीं करनी है, तो वो हाईटेक एग्रीकल्चर अपने फार्म पे एग्रीकल्चर कर सकता है हाईटेक, या किसी की जो ज़मीन है वो लीज पर लेकर वो हाईटेक एग्रीकल्चर कर सकता है, जैसे पॉली हाउस, ग्रीन हाउस वगैरह लगाकर। जो एग्रीकल्चर में जो उसने पढ़ाई की है, MSc की है, PhD की है, तो उसका वो फ़ायदा हाईटेक एग्रीकल्चर करके कर सकता है। इसी के साथ में वो डेयरी फार्म खोल सकता है, रेशम कीट पालन, मधुमक्खी पालन, ये जो तमाम जो काम है वो ये एग्रीकल्चर वाला जो बंदा है वो कर सकता है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनीज आज जैसे मार्केट में आप जाते हैं तो मार्केट में देखते होंगे कितने प्रकार के बीज है। सीड जो है, सीड की कितनी कंपनियां हैं, पायनियर, प्रोग्रो, कृष्णा, वो कितनी हज़ारों कंपनियां हैं। हज़ारों ये जो कंपनियां हैं ये किसको लेके जाएगी? ये आर्ट्स वाले बंदे को तो नहीं लेके जाएगी वहाँ पे काम करवाने के लिए, आर्ट्स वाले बंदे को तो नहीं लेके जाएगी, बायो वाले को तो नहीं लेके जाएगी, क्योंकि वहाँ पे काम जब एग्रीकल्चर का ही काम है
तो इस काम को बायोलॉजी वाला बंदा कैसे समझ सकता है? तो वो एग्रीकल्चर वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनको लेके जाते हैं, वहाँ पे आप जॉब कर सकते हैं, प्राइवेट जॉब, ठीक है। इसके अलावा जैसे मैंने वाई स्टूडेंट का प्राइवेट जॉब बताया था, टीचिंग, सिर्फ और सिर्फ टीचिंग बताया था, और यहाँ पे मैंने कितने बता दिए, ये जॉब्स है, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके अलावा जो टीचिंग वाला मैंने प्राइवेट का वाई स्टूडेंट का जो बताया था, टीचिंग एक्स स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर से जिसने बीएससी कर रखी है वो भी करवा सकता है टीचिंग। प्राइवेट जो यूनिवर्सिटीज़ है एग्रीकल्चर की, प्राइवेट जो स्कूल्स है उनमें ये एग्रीकल्चर से बीएससी वाला बंदा पढ़ा सकता है और अच्छे खासे पैसे उनसे ले सकता है। ये मैंने वैकेंसीज बता दी जिनके नाम आपके सामने हैं, कुछ संस्थाएं बताई है जो रिक्रूट करवाती है। अब हम करते हैं दोनों का कंपैरिजन। देखिए, वाई स्टूडेंट इन वैकेंसीज में भाग ले सकता है और एक्स स्टूडेंट इन वैकेंसीज में भाग ले सकता है। अब एक बड़ा अंतर आप सुनना, जिन वैकेंसीज को या जिन एग्ज़ाम को वाई स्टूडेंट दे सकता है उन एग्ज़ाम को एक्स स्टूडेंट भी दे सकता है। ध्यान लगाना, इन एग्ज़ाम को वाई स्टूडेंट जो एग्ज़ाम दे रहा है उन एग्ज़ाम्स को, उन सभी एग्ज़ाम्स को इस वाई का दोस्त एक्स जिसने एग्रीकल्चर से बीएससी करी है वो भी दे सकता है। अगर उसकी मर्जी है तो ये दे सकता है। अगर एक्स स्टूडेंट चाहे कि मुझे वाई के जो सेक्टर वाले जो एग्ज़ाम्स है वो देने हैं तो वो दे सकता है, लेकिन वाई स्टूडेंट अगर ये चाहे कि मुझे मेरे एग्ज़ाम देने के साथ साथ इसके ये वाले एग्ज़ाम देने हैं तो ये नहीं दे सकता। ये सबसे बड़ा अंतर है, राइट। मैंने एक तुम्हें एग्जांपल दिया था, एक नॉन वेजिटेरियन, एक प्योर वेजिटेरियन। नॉन वेजिटेरियन जो होता है उसकी इच्छा होती है, उसकी इच्छा है तो वो नॉन वेज खा सकता है, अगर उसकी इच्छा नहीं है नॉन वेज खाने की तो वो वेज भी खा सकता है, ठीक है। अगर इसकी इच्छा है एक्स स्टूडेंट की कि मुझे ये एग्ज़ाम देने के साथ साथ ये भी देना है तो वो ये दे सकता है, लेकिन ये जो प्योर वेजिटेरियन जो वाई स्टूडेंट है अगर ये चाहे कि मुझे ये वाले एग्ज़ाम देने हैं तो यहाँ पे भैया नो एंट्री, यहाँ पे आप ये एग्ज़ाम नहीं दे सकते, ये सिर्फ और सिर्फ यही देगा। तो नॉन वेजिटेरियन का और वेजिटेरियन का जो एग्ज़ाम्पल है मैंने इसलिए दिया था कि आपको ये अच्छे से समझ में आ सके। तो ये बड़ा अंतर है ये। और वैकेंसीज का भी आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि यहाँ कितनी वैकेंसीज लिखी है, ये जो सेक्शन है वो कितना बड़ा है और ये सेक्शन है वो कितना बड़ा है। यहाँ पे टोटली ये मैंने वैकेंसीज के नाम लिखे हैं और यहाँ पे ये वैकेंसीज में ये जो है संस्थाएं हैं। अब एक एक संस्था में कितनी टाइप की वैकेंसीज होती है उसका अंदाज़ा लगाना मुश्किल है। तो इस तरह से आप ये जो एग्जाम्पल्स हैं मैंने दिए हैं, इनको देखकर, इनको समझकर आप अपना डिसीजन ले सकते हैं कि मुझे एग्रीकल्चर में जाना है या इधर जाना है। और भीड़ की बात तो अगर हम करें तो भीड़ तो ना के बराबर है। जैसे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की लास्ट जो वैकेंसी थी 1832 पोस्ट के लिए वैकेंसी क्रिएट हुई थी। 1832 में मात्र फॉर्म भरे थे 1.25 लाख, 1,25,000 फॉर्म भरे थे। और वही वैकेंसी अगर राजस्थान पुलिस की होती तो उसमें फॉर्म भरते 15 लाख, राइट। तो इस भीड़ को भी आप ध्यान में रखें, इसको मद्देनज़र रखते हुए आप अपना डिसीजन ले, क्योंकि ये जो क्रिटिकल टाइम है वो ये वाला है। 12th जो आपने कंप्लीट किया है, 12th कंप्लीट के बाद में आपका जो एक्चुअल जो स्टडी, एक्चुअल जो लाइफ, एक्चुअल जो स्ट्रगल है वो यहाँ से स्टार्ट होगा। यहाँ पर अगर आपने डिसीजन सही नहीं लिया दैट मीन्स आपकी पूरी लाइफ खराब है। तो ये मैंने समझाने का प्रयास किया था, डेफिनेटली आपको पसंद आया होगा, समझ में आया होगा। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्वेरी है, अगर आपको कोई समझ में नहीं आया, कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ये था हमारा आज का सेशन, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में।